हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम बेहद की बेसिक क्लास में अभाज्य गुणनखंड और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो एक बार देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और आज जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। देखते हैं कि आज संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। हमने ये 12 के दो टॉपिक ये है, 12 के, और 13 टॉपिक जो है ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना तथा उनके प्रकार। तो ये हम गुणनखंड करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 48 है, दूसरा 100 है और 144, यानी कि 48 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं, इस तरीके से। जैसे कि हमने ये दो हमने पहले ही पढ़ा है कि लास्ट में अगर सम नंबर है तो वो 2 से ही कटेगी। इससे पहले की क्लास में हमने सारे काटने के नियम, भाज्य के नियम सिखा दिए हैं, इसलिए वो पहली वीडियो देखना जरूरी है। और पहली वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से कट गया, लास्ट में सम है, 2 से काटो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। फिर लास्ट में सम आ गया, 2 से कटेगा, 2 छंग 12। अभी अपने आप में खुद ही सम है तो फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और ये 3 से कटेगा, ये विषम संख्या है इसलिए 3 से कटेगी। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ये जो हमारे फैक्टर आए हैं इन्हीं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या 5 है, जिसमें सम अभाज्य कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4। 2 इसमें 4 बार आया है और 3 एक बार आया है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। लेकिन इसको गुणनखंडों को 2 भागों में बांटा गया है, सम अभाज्य गुणनखंड। 2 की पावर में जितने आएंगे वो सम अभाज्य होंगे, और जो एक को छोड़ देंगे, एक नहीं होता गुणनखंड, 3 होता है, 3 और 5 और 7 और भी हो सकती है। विषम गुणनखंड में एक नहीं लेते, एक सबका गुणनखंड होता है, इसलिए उसका एक गुणनखंड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये लिखी दिया है बस वैसे ही कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, इसलिए लिखा गया है। तो अब यहाँ पर हम कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, यहाँ पे हम लिखते हैं कुल अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 4 और एक 5, 5 है। लेकिन इजी तरीका ये भी है कि ऊपर ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गई। लेकिन हम पावर में लिख देते हैं, तो पावर में लिखना जरूरी है क्योंकि हमें सम का भी पता करना है और विषम का भी पता करना है, इसलिए हम इसे पावर में लिख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल गुणनखंड 5 है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो सम अभाज्य गुणनखंड भैया यहाँ पर 4 हैं। सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पर 4 है, क्योंकि सम संख्या 2 होती है, इसकी पावर 4 है तो 4 हो। विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, विषम संख्या 1 है और उसकी पावर भी 1 है, तो एक ही विषम गुणनखंड है। और यहाँ पर कुल गुणनखंड कितने हो गए, 4 और 1 5। सिंपल हो गया हमारा सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। ये 100 है, तो इसके गुणनखंड देखो, हमने बताया था कि लास्ट में 0 आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए तो वो 2 से कटेगी, तो 0 आ गया, 2 से कट जाएगी, 2 पंजे 10, फिर 0 ऐसे निकाल लो। फिर सम 0 आ गया तो फिर 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 4 निकाला, 5 में से 1 बचा, एक आगे को लग जाएगा, ऐसा तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10। अब ये क्या है, सम नहीं है लास्ट में, तो हमने बताया था कि नियम में अगर 5 आ जाए लास्ट में तो वो 5 से कट जाएगी, तो इसे सिंपल तरीके से 5 से काट दे, 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या है, अगर देखा जाए कुल गुणनखंड की संख्या तो क्या होगी भाई, गुणनखंड की संख्या यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर गुणनखंड की संख्या है 1 2 3 4। कुल संख्या कितनी है, 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 गुणा 5। एक गुणनखंड की संख्या है, लेकिन इसे अगर हम पावर में लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो गई, और 5 की पावर
2 हो गई। तो सम पूछेगा, सम सम अभाज्य गुणनखंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सम अभाज्य गुणनखंड। तो सम अभाज्य गुणनखंड हो गए भैया यहाँ पर 2, और विषम अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? उनकी संख्या भी 2 ही है, पावर जो है वो उसकी संख्या है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ताकि एक टॉपिक पर 3 क्वेश्चन करके क्लियर हो जाए, हमारी समझ में आ जाए। फिर हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। आज जो एलसीएम एचसीएफ है वो गुणनखंड विधि से सीखेंगे, और ये बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर ना तो भिन्न सोल्व कर सकते हैं हम, और ना ही किसी की सम्मिश्र संख्या हो या परिमेय संख्या हो, कोई भी हो, इसके बगैर हम कुछ नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो ये हाई स्कूल में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये कंपटीशन में भी काफी आता है, तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। पर नहीं जान लेते हैं। एक और संख्या लेते हैं 144। अब इसके बारे में ऐसे करके काट लेते हैं। इसे सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कटेगा क्योंकि सम है लास्ट में, तो 2 तिया 6, एक बचा 12 बचा, तो 2 छम 12। फिर 2 से कट जाएगा सम लास्ट में, 2 ही कम 2 बचा 1, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। अब भी सम लास्ट में, तो 2 से ही कटेगा भैया, 2 नम 18। अब हमारा क्या है, विषम आ गया। तो हमने लिखा है विषम, तो विषम से ही कटता है। जैसे कि 3 से कट जाएगा 9, 3 तिया 9, फिर 3 ही कम 3। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 1 2 3 4। 4 बार तो यहाँ पर 2 आया है, 4 बार यहाँ पर 2 है, और 2 बार यहाँ पर 3 है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 की पावर 4, और 3 की पावर कितनी हो गई? 2, क्योंकि ये 3 2 बार है। तो कुल कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई 4, तो ये है, और 2 ये है, मिला के हो गई 6। और यहाँ पर देखते हैं कि सम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। सम कितने हैं? सम यहाँ पर 4 है, और विषम गुणनखंड कितने हैं यहाँ पर? विषम गुणनखंड यहाँ पर 2 है, क्योंकि 3 की पावर 2 है ना, इसलिए 2 है। कुल 6 हो गए ना, 4 और 2 6, तो देखो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हमने आज अभाज्य गुणनखंड सीखे हैं। अगला टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ है, जो गुणनखंड विधि से सीखेंगे। तो हम अब एचसीएफ की ओर चलते हैं, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें कि 48 का और 32 का HCF ज्ञात कीजिए, क्या होगा भाई? तो 2 नंबर है, दो पहले हम 2 का करेंगे, फिर हम 3 का करेंगे, और हम फिर 4 का करेंगे। इसी प्रकार और ज्यादा संख्या का भी उसी तरीके से निकाला जाता है गुणनखंड। तो हम पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको दूसरी भाषा में मासा भी कहा जाता है। मासा, मासा मतलब महत्तम समावर्तक, महत्तम महत्वतम महत्तम समापवर्तक, ये इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि गुणा गुणा में जो सबसे ज्यादा होता है, बड़े से बड़ा दो संख्याओं में, वो उसमें कॉमन लिया जाता है। उस कॉमन को ही हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ पहले इनके क्या करेंगे, हमने अभी अभी सीखा है अभाज्य गुणनखंड। पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हम बहुत तेजी से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। इन्हें पावर में डायरेक्टली लिख देते हैं। पावर में डायरेक्टली लिख देते हैं। 48 का जो गुणनखंड है वो 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 है। ऐसे ही हम दूसरी संख्या का फटाफट निकाल लेंगे। गुणनखंड 2 ही कम 2 बचा 1, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड कितने आए हैं? जो 32 संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 5 आई। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, और अगला कोई गुणनखंड नहीं है। तो एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ उसे कहते हैं जो दो संख्या हैं तो दोनों में होना चाहिए, और 3 संख्या हो तो तीनों में वो गुणन अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन मतलब। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा, मासा में मिनिमम पावर लेते हैं, कम से कम पावर। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो दोनों की पावर जो कम होगी वो लिया जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो भैया 4 लिया जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो हमने क्या निकाला है? एचसीएफ। ऐसे ही और एक क्वेश्चन लेते हैं।
कम से कम 2 एग्जाम भी लेकर इसका आंसर सीख लें और अच्छा नंबर लेते हैं, थोड़ा से हट के ले लेते हैं ताकि इसे अच्छे से समझ लें। एक एग्जाम भी लेते हैं 100 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 144। इन दो को करते हैं तो 100 के फैक्टर कर लेते हैं हम फटाफट। 2 पंजे 10 जीरो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसके 144 के भी फटाफट गुणनखंड कर लेते हैं। 144 के 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छन 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उनके गुणनखंडों को उनके सामने लिख देंगे। जैसे कि 100 के गुणनखंडों को लिख दो 1 2, यानी कि ये हो गए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ऐसे ही लिख देते हैं 144 के गुणनखंड आए 1 2 3 4, 2 की पावर हो गया भैया 4 और यहाँ 3 की पावर हो गया 2। तो अब हमारा यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में कौन मासा निकालना है ना, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमारा 2 हो गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन पावर में कम लिखी जाएगी, जो पावर कम होगी, यहाँ तो 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम इसी के साथ साथ अगर एलसीएम निकालना चाहें तो गुणनखंड विधि से एलसीएम बहुत इजी है। कैसे कि देखो एलसीएम इसका फुल फॉर्म ये है, इसको वैसे हम क्या कहते हैं, लासा भी कहते हैं और लघुत्तम समावर्त भी कहते हैं। तो यहां से इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, दोनों को क्लियर कर लेते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अब हम एलसीएम का मतलब होता है कि लास्ट जाओ जो कुछ बचा कुचा है उसे भी ले आओ, है ना। और एचसीएफ होता है मासा, मत लाओ जो ज्यादा हो, जो दोनों में हो वही लाना है, फालतू कुछ नहीं लाना। इसलिए हम ऐसे याद रखने के लिए बोल देते हैं। लेकिन ये लोएस्ट ये जो है एलसीएम इसमें होता है ला जाओ, क्यों पहले तो वो लाओ जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या भैया, दोनों में 2 है, लेकिन इसमें ला से एल से लार्ज लार्ज पावर चाहिए। तो लार्ज पावर हमारी कौन सी है, 2 होगी या 4? लार्ज का मतलब बड़ी पावर, तो 2 और 4 में 4 बड़ी होगी। ऐसे ही अब देखो इन दोनों में ये कॉमन था। तो एलसीएम का मतलब ये होता है भैया कि एलसीएम का मतलब ये है कि अगर जो ऊपर से बच जाता है उसे भी लेते हैं और जो नीचे से बच जाता है उसे भी ले लेते हैं। तो हमारा भैया ऊपर से क्या बच गया, इनमें ऊपर से बच गया 5 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख दो 5 की पावर 2, और नीचे से बच गया 3 की पावर 2, तो ये हो गया 3 की पावर 2। अब तुम इसे तुम खोल के भी लिख दो या गुणा करके लिख दो, कोई दिक्कत ना है, ये एलसीएम है। अब 3 संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम भी लेते हैं और एचसीएफ भी लेते हैं और आखिरी एग्जाम्पल इसका टॉपिक अब फिनिश करते हैं इसको लेके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं ले रहे, बस ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। सपोज करो एक 12 लेते हैं और एक हम 18 लेते हैं और एक ले लेते हैं हम 32 ले लेते हैं। अब ये 3 संख्या हम पे हैं जिनका हमें क्या चाहिए, एच सी एफ यानी कि मासा। मासा क्या भैया, और एल सी एम लासा, वो लासा क्या भाई मेरे, ये दोनों चीजें चाहिए। तो सबसे पहला तरीका हम सीख किस रहे हैं, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करने होंगे इसके, तो 2 12 के गुणनखंड कर लो, 2 छन 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड हो गए भैया 2 गुणा 2 गुणा 3, बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब हम करते हैं गुणनखंड 18 के। 18 के करते हैं तो 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये वही 18 के गुणनखंड लिख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको लिख लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 आया। तीसरा हमारा नंबर 32 है। अब 32 में हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, काट लो पहले, 2 एकम 2 बचे 1, 2 छन 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम इसके भी गुणनखंड इसके सामने लिख देते हैं 32 के भी। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 की ही पावर है जो कि 5 बार आया है 2, इसलिए 5 पावर। अब हम क्या करते हैं, इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि हम एचसीएफ यानी कि मासा। तो मासा निकालने में क्या देखते हैं, जो संख्या तीनों में होगी वही मासा एचसीएफ में आएगी। तो हमारा 2 2 2, तीनों संख्याओं में केवल 2 है, लेकिन मासा में सबसे कम पावर लेते हैं। यहाँ पे 5 पावर है,
यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है, तो सबसे कम पावर क्या है 1, तो 1 लेंगे। बस 1 पावर हम लिखते नहीं है, 2 इसका पूरे का एचसीएफ हो गया। अब यहीं पर क्लियर कर लेते हैं एलसीएम को भी। एलसीएम हमारा क्या है, जो सब में होता है कॉमन उसे लेते हैं, और इस एलसीएम में लार्ज पावर जो सबसे बड़ी पावर होगी, यानी कि यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सबसे बड़ी कौन है भैया, ना 2 है ना 1 है, सबसे बड़ी 5 है, तो इसलिए 5 लेंगे। अब वो लासा ये कहता है जो कॉमन है वो तो ले लो, लेकिन जो बच जाए उसे भी ले लो, यानी कि लाओ जितना है तुम पर लिया। तो यहाँ से क्या बच गया भैया, ऊपर वाले में से देखो क्या बचा, 3 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर, तो कॉमन तो ये भी हो रहा, तो इन दोनों में 3 दोनों में है, तो एक ले लेंगे जो दोनों में ज्यादा पावर का होगा। अब ये दोनों में आ गया, कॉमन चीज 2 में हो या 1 में हो सबको लेते हैं, लेकिन कॉमन वाली चीज को एक बार लेते हैं, इसीलिए एलसीएम केवल यही हो गया है, क्योंकि यहाँ से भी 3 आ चुका है हमारा, यहाँ से भी आ चुका है। तो ये हमारा एलसीएम का टॉपिक आज क्लियर हो चुका है, जो कि गुणनखंड विधि से हमने एलसीएम के टॉपिक को क्लियर किया है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये एलसीएम एचसीएफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो एलसीएम की दिक्कत से निकल सकें, एलसीएम को अच्छे से समझ सकें। ये वीडियो हाई स्कूल के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और कंपटीशन के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।